जो बॉक्स है वो अंदर की तरफ स्किड या स्लिप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन में एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बॉक्स ये कंटेनर की सरफेस या ये कंटेनर मान लो, कंटेनर कुछ एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या राइट साइड जा रहा है। तो इस बॉक्स की जाने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी बेटा किस साइड होगी? लेफ्ट साइड, ड्यू टू इनर्शिया। समझाया था ना इनर्शिया में मैंने ये। तो यहां पर ट्रेन इस साइड जा रही है तो इस बॉक्स की जाने की टेंडेंसी किस साइड होगी? टेंडेंसी समझते हो ना, टेंडेंसी मतलब बॉक्स जा रहा है कि सही में जा रहा है कि उसकी जाने की इच्छा है, जाने की इच्छा है। तो बॉक्स पीछे जाने की इच्छा रख रहा है, बट जैसे ही वो पीछे जाने के लिए स्टार्ट करेगा अपने मोशन को, ये कंटेनर की सरफेस और बॉक्स की ये सरफेस दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शन उसको कहां पर लगाएगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? अरे बोलो, राइट साइड। तो यहां पर इस बॉक्स पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो राइट साइड लगेगा, इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं एक्सेलरेशन और बढ़ाऊं तो पीछे जाने की टेंडेंसी और बढ़ेगी, एक्सेलरेशन और इंक्रीज, टेंडेंसी और इंक्रीज, तो फ्रिक्शन और इंक्रीज। ये स्टैटिक फ्रिक्शन बॉक्स को अनलिमिटेड फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा कि लिमिटिंग? लिमिटिंग। तो जब इस बॉक्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा तब तक ये फ्रिक्शन बॉक्स को रोक पाएगा, और उस वक्त इस ट्रेन का, इस कंटेनर का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो बस यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो आप, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉक्स इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उस वक्त फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस इनटू एन। सो मास इनटू दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि सामने फ्रिक्शन भी मैक्सिमम है, म्यू एस इनटू, इस केस में नॉर्मल कितना आएगा? नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो यहां mg आएगा, mm कैंसर, तो mx इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी। म्यू एस 0.15 और g 10 ले लो, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ये कंटेनर मैक्सिमम 1.5 तक जा सकता है, नहीं उससे ज्यादा भी उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, बट उसकी एक्सेलरेशन 1.5 से ज्यादा होगी तो अंदर रखा बॉक्स रेस्ट पे रहेगा कि स्किड कर जाएगा? स्किड कर जाएगा। ठीक है, तो यहां म्यूएस जितना ज्यादा होगा उतना ट्रक का एक्सेलरेशन ज्यादा हो सकता है विदाउट स्किडिंग ऑफ बॉक्स। इजी? नहीं, मास तो कैंसिल हो गया दोनों साइड से। हाँ, भारी कितना भी भारी हो, यहाँ पर एन के हिसाब से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर रोल म्यू एस का है कि ग्रिप कैसी है दोनों सरफेस के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 रीड करो। एग्जांपल 8, जो इंक्लिनेशन है वो कितना किया है? 0 डिग्री से इंक्रीज करके 15 डिग्री, और 15 डिग्री पे बॉडी मोशन में है कि जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड? हाँ, मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर एक मिनट, जैसे कि ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और इस पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट पे अभी mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और ये कोई एफर्ट कर नहीं रहा है क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं और ये भी कुछ नहीं कर रहा है, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अब जैसे जैसे मैं इसके इंक्लिनेशन को इंक्रीज करूंगा, इस रिमोट पे पैरेलल टू इंक्लिनेशन mg sin थीटा लगता है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लिनेशन mg cos थीटा लगता है। तो यहां पर आप देखना
एक एंगल पे ये रिमोट ने मोशन स्टार्ट कर दिया। ये तो एग्जैक्ट स्टार्ट किया, बट इससे जस्ट पहले की सिचुएशन थी कि वो मोशन करने के कगार पे था। तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोल सकते हैं। जो अंदर क्लैरिफाई नहीं किया है, बट उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, कि जिस एंगल पे रिमोट मोशन जस्ट स्टार्ट करेगा। या इंपेंडिंग मोशन भी मैंने बताया था, दूसरा वर्ड क्या है? हाँ, तो इंपेंडिंग मोशन मतलब मोशन कर रहा है कि मोशन करने की तैयारी है? तैयारी है। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। तो बस उसको डिराइव कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? छोटा सा ही फॉर्मूला है, यहां पर सिर्फ मैं वैल्यू फाइनली उसके बाद पुट करूंगा। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पे होगा, तो उस ऑब्जेक्ट पे बताओ बेटा, नीचे की तरफ ये कौन सा फोर्स लगेगा? mg साइन थीटा। ये mg cos थीटा। सामने नॉर्मल। और mg साइन थीटा की वजह से बॉक्स के नीचे जाने की टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या, वो जा सकता है। तो mg साइन थीटा बॉक्स को नीचे खींच रहा है, तो यहां पर सरफेस और बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और जब ये ब्लॉक इंपेंडिंग मोशन करेगा, तो इंपेंडिंग मोशन के वक्त ये फ्रिक्शन स्टैटिक होता है कि लिमिटिंग हो जाता है? लिमिटिंग। तो यहां पर इस लाइन के फोर्स को बैलेंस करो और इस लाइन के फोर्स को बैलेंस करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले इन दोनों को बैलेंस कर दो। इस लाइन पे बॉक्स कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, ये दोनों को बैलेंस कर दो। हाँ, मतलब एफ एस मैक्स इक्वल्स टू mg साइन थीटा। चलो ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का रेशियो ले लो, दिस अपॉन दिस। तो एफ एस मैक्स अपॉन एन इक्वल्स टू mg साइन थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg हट, एफ एस मैक्स को क्या म्यू एस एन लिख सकते हैं? तो म्यू एस एन अपॉन एन इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। सो एन एन हट, तो म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। मैं साइड में यहां बता दूं आपको, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस। ओके, और इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बस। तो ये तो अलग मामला है। यहां पर आप देखो थीटा कितना गिवन है? 15, तो यहाँ 15 रख दो। तो म्यू एस इक्वल्स टू 10 15, 10 15 अराउंड 0.27। अब याद रख लो बेटा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल और टेक्स्ट बुक में जनरली चेंज नहीं करते, तो 10 15 डिग्री की वैल्यू इज 0.27 या 2 - √3। क्योंकि ये इस चैप्टर में 2 3 बार यूज आता है इसका 10 15 डिग्री का, और टेक्स्ट बुक में जनरली स्कूल एग्जाम में चेंज नहीं करेंगे, तो याद रख लो। क्योंकि खोटा लॉग टेबल मंगवाना, उसमें देखना, उससे अच्छा तो याद कर लो। ठीक है, तो 10 15 डिग्री की वैल्यू 0.27 या 2 - √3। नेक्स्ट एग्जांपल 9 हो गया है। 10 11 10 11 हो गया ना। 12 देखो, एग्जांपल नंबर 12। कौन सा? वो पूरा करवा दिया है। टेंशन, नॉर्मल, एफएडी, वो सब है ये। ठीक है, ये पूरा अलग से दिया है, बट उसकी जरूरत पहले ही पड़ती है, इसलिए वो तो मैंने करवा दिया, वही है ये। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, एग्जांपल 12। पहले इस फ्लोर पे एक बॉक्स रखा है और उस बॉक्स का मास 2 kg है, और ये बॉक्स नीचे नहीं जा रहा है, बॉक्स ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस बॉक्स पे रिएक्शन कितना लगेगा? यस, ये रिएक्शन जो लगेगा वो एग्जैक्ट इस बॉक्स के वेट जितना होगा।
तो 2 इंटू 10 मतलब 20 न्यूटन, तो ये आर जो होगा वो भी 20 न्यूटन होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि अब इस बॉक्स के ऊपर हमने एक सिलेंडर रख दिया, और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मास 25 केजी है, और इस बॉक्स का मास 2 केजी है, और ये पूरी सिस्टम फिक्स नहीं है, बट ये सिस्टम पूरी नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। तो पूछा है कि अब इस सिस्टम पे, ये पूरी सिस्टम पे रिएक्शन कितना लगेगा। तो देखो शॉर्टकट से बता सकते हो आप, मैंने एक चीज आपको पहले भी करवाई थी कि जब कोई सिस्टम ऊपर जा रही है तो आंसर इज m इंटू जी प्लस ए, वो बंदर वाला क्वेश्चन करवाया था। कोई सिस्टम नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन तो m इंटू जी माइनस ए, या कोई सिस्टम नहीं जा रही है तो mg, या कोई सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है mg, ऊपर जाए नीचे जाए आंसर इज ऑलवेज mg, बट वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो। इस केस में सिस्टम नीचे जा रही है तो इसको आप डायरेक्ट एमसीक्यू में आए तो सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आपको क्या करना है, m इंटू जी माइनस ए करना है बस। m ये दोनों का टोटल 27, जी गिवन है अंदर, हाँ तो 10 माइनस 0.1, सो 27 इंटू 9.9 करो, ये 26.3 ये आंसर। अब सर मेथड से कैसे होगा, तो बेटा मेथड भी बहुत इजी है। देखो ये पूरे को एक सिस्टम मान लो, एक पूरा एक बक्सा मान लो, चलो इस बॉक्स पे नीचे mg के हिसाब से क्या 27g फोर्स लगेगा mg के हिसाब से, क्योंकि दोनों का टोटल है तो 2 प्लस 25 27। इस पूरे बक्स से भी ऊपर लग रहा है रिएक्शन आर डैश, और ये जा रहा है नीचे विथ सम एक्सेलरेशन। तो एफवीडी इक्वेशन मैंने बहुत बार यहां करवाया इस चैप्टर के अंदर। एफवीडी इक्वेशन हम याद कैसे रखेंगे, बड़ू माइनस छोटू इक्वल्स टू मा, तो बड़ू mg क्योंकि सिस्टम नीचे जा रही है तो 27g माइनस आर डैश इक्वल्स टू मा 27 ही, so r dash equals to 27g minus 27 है, तो 27 ब्रैकेट में g माइनस है, क्या यही आके खड़ा रहा अब, तो 27 g10 a.1 आंसर वही आएगा 267.3 न्यूटन। इफ क्वेश्चन में बोलते कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म यहां पर लगा दिया है जिसकी वजह से ये सिस्टम ऊपर जा रही है, ये सिस्टम ऊपर जा रही है, तो m इंटू थ्री प्लस है, तो 10 प्लस 0.1 10.1 10.1 इंटू 27 कितना आ रहा है 272.7। और ऐसा बोले कि ये पूरी सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है mg 270, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है mg 270। कर लोगे, वो एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ना लिफ्ट वाला, जिसके अंदर एक और मैंने पूरा मतलब डिटेल एक्सप्लेन किया था कि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा तो इंसान मर जाएगा। फिर कोई ऐसी खतरनाक लिफ्ट है कि जो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो बबलू ऊपर, लिफ्ट नीचे, बताया था वो सब। हाँ ठीक है, आगे एक्सरसाइज में देखो कौन सा न्यूमेरिकल बाकी है। 10 10 को गजब आईएम पे टिक कर लो, गजब आईएम। बेटा क्वेश्चन रीड करो और समझने का ट्राई करो, शायद ही समझ आए बट ट्राई करो। एग्जाम्पल 10, इस क्वेश्चन में आपकी
रीडिंग कैपेबिलिटी और थिंकिंग कैपेसिटी और कंसेप्चुअल सारी मतलब ये लोग चेक कर रहे। और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है बट समझने का ट्राई करो, बहुत इजी है। चलो बेटा, रेड कर लिया। ओके, पार्टिकल का मास कितना है? 0.40 केजी, मतलब 0.4 केजी। पार्टिकल ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सही है। और उसके ऊपर t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स तक एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 8 न्यूटन। और वो फोर्स किस साइड लग रहा है? साउथ साइड लग रहा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू -5 सेकेंड, जो होता ही नहीं है सही में। तो टी इक्वल्स टू 25 सेकेंड और टी इक्वल्स टू 100 सेकेंड। ओके, चलो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में हम ये डायरेक्शन नॉर्थ मान लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को साउथ मान लेंगे। ये x इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब बोल दिया है कि पार्टिकल 0 सेकेंड पे कहां पर लोकेटेड है? x इक्वल्स टू 0 पे। बट पार्टिकल ऑलरेडी मोशन तो पहले से कर रहा है, तो यहां पर पार्टिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट स्पीड है। बट जब उसके ऊपर फोर्स चालू हो जाएगा लगने का, तो फोर्स जब लगेगा उसके बाद उसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा? एक्सेलरेटेड होगा। बट 0 सेकेंड से पहले ये पार्टिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, नॉर्थ की तरफ 0 से पहले। अब ये आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, मतलब ये साइड नेगेटिव सेकेंड से, -7 -5 इस तरह की सेकेंड से। अब ये जब यहां पहुंचा तब भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही थी। बट जैसे ही वो यहां पहुंचा तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स 8 न्यूटन लगना चालू हो गया साउथ डायरेक्शन में। तो फोर्स लगना चालू कब हुआ और बंद कब हुआ, आपको पहले यह पता होना चाहिए। तो फोर्स लगना चालू कब हुआ? 0 पे। और बंद कब हुआ? 30 पे। मतलब 0 से पहले और 30 के बाद फोर्स नहीं है। और फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये मामला क्लियर है? ठीक है। -5 लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें इतना कोई खास कंसेप्ट है नहीं। मैं पहले करवा रहा हूं आपको 25 का। तो 25 सेकेंड क्या 0 से 30 के बीच में है? मतलब एट 25 सेकेंड या 0 से 25 पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते कितना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। पार्टिकल जा किस साइड रहा था? नॉर्थ साइड। तो इफ मैं नॉर्थ को पॉजिटिव मान लो तो बच्चा साउथ ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो -8 होगा और मास होगा 0.4। तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किस साइड है लालू? साउथ साइड है, नेगेटिव साइड है। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉर्थ साइड है, मतलब वो पॉजिटिव है इनिशियल वेलोसिटी। तो बस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है तो यूज s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू बेटा u10 t25 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन -20 इंटू t25 स्क्वायर। तो 250 -10 इंटू 625
So 250 minus 6250. So minus 6000 meter means minus 6 किलोमीटर. मतलब कहाँ है पार्टिकल? 25 सेकेंड के बाद पार्टिकल ओरिजिन से नॉर्थ की तरफ है कि ओरिजिन से साउथ की तरफ है? और साउथ की तरफ कितना दूर है ओरिजिन से? 6 किलोमीटर. तो पार्टिकल ओरिजिन से साउथ की तरफ 6 किलोमीटर दूर है. ये क्वेश्चन हो गया. अब मेन क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 100 सेकेंड की 100 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पर है. तो मामला यहां बच्चों का फंसता है. अब एक बात समझ, टाइम काउंटडाउन स्टार्ट किया 0 से 30 तक क्या लगा? 30 से 100 तक फोर्स नहीं लग रहा है. तो उसका मतलब मैं 100 सेकेंड को इस इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकता. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में टी की जगह 100 रखते हैं. तो टेक्निकली वो गलत कहां पर है? हाँ, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए है, और एक्सेलरेशन कब, कौन सी सेकंड तक है? 30 तक है. तो तुम ये फॉर्मूला 100 सेकंड के लिए यूज, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना. तो कि सर करना क्या है? तो करना ये है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ना है. एक 0 to, इसकी कैलकुलेशन अलग करनी है, और दूसरी 30 से 100, इसकी कैलकुलेशन अलग करनी है. ये टाइम इंटरवल 30 सेकेंड से और ये टाइम इंटरवल 70 सेकेंड से. तो मैं ये फॉर्मूला कौन से इंटरवल के लिए अप्लाई कर सकता हूं? बस 0 to 30 के लिए. तो चलो पहले ये तो निकाल ले. S1 इज इक्वल्स टू UT1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर, U10 T1 30 प्लस हाफ minus 20 into 30 square. So 300 minus 10 into 900. So 300 minus 9000. So minus 8700. So minus 8.7 किलोमीटर. और ये तो होना ही था क्योंकि 25 सेकेंड के एंड पे वो -6 किलोमीटर दूर था. तो 30 सेकेंड के एंड पे कितना दूर है? -8.7. माइनस मतलब नॉर्थ में कि साउथ में? ओके. अब ये कैसे करोगे, कोई आइडिया दे सकता है मुझे? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, देखना. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बहुत बढ़िया. चलो इतना आपको समझ आया, अच्छा लगा. स्पीड कितनी लोगे? ये दूसरा टेक्निकल गलती है आपका. काउंट करेंगे. बहुत बढ़िया. 10 उसकी स्पीड 0 सेकेंड पे है, और ये टाइम इंटरवल 30 से 100 है. तो क्या 30 सेकेंड पे आपको पार्टिकल की स्पीड पता है? 30 सेकेंड पे कितनी है लालू? फिर से, पार्टिकल कहां से आ रहा था? साउथ से. तो यहां से दौड़ते दौड़ते आ रहा था. ये सारी नेगेटिव सेकेंड्स है. तो यहां से आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, 10 से आ रहा था कंटिन्यूअसली. जैसे यहां आया तब उसकी स्पीड 10 है, बट उस पर एक लाफा लगा 8 न्यूटन का साउथ में. तो जाने की ट्राई तो इस साइड करेगा, बट एक टाइम पे उसकी ये स्पीड 0 हो जाएगी, और ये फोर्स उसको अपने साथ ले जाएगा यहां पे. तो बस यही कैलकुलेशन मैंने चालू करी 0 से 25 की. तो 25 के एंड पे वो यहां है -6 किलोमीटर. 30 के एंड पे वो यहां है -8.7 किलोमीटर. बट आपको 30 से 100 कैलकुलेट करना है. तो क्या आपको 30 सेकेंड पे उसकी स्पीड पता है? ये पता है आपको कि सर ये फॉर्मूला है, और ये मुझे अच्छा लगा जान के कि आप इतना भी समझ सकते हो. बट 30 से 100 के लिए उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट. एंड इट इज नॉट 10. तो सर अब क्या करेंगे? अब 30 सेकेंड पे कौन सी स्पीड है वो निकाल लेना. तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस AT. चल बेटा बोल, इनिशियल कितनी है उसकी स्पीड? 10. एक्सेलरेशन और टाइम 30. तो v 10 माइनस 600 माइनस 590 मीटर पर सेकेंड. अब हो गया -590 इंटू 30 से 100 70. बोलो ये कितना आ रहा है?
41300 मतलब माइनस 41.3 किलोमीटर. सो टोटल S1 प्लस S2 माइनस 8.7 माइनस 41.3 माइनस 50 किलोमीटर. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड वो कहां पे है? 6 किलोमीटर साउथ में. एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड 8.7 किलोमीटर साउथ में. और एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड माइनस 50 किलोमीटर दूर है, मतलब 50 किलोमीटर साउथ में है. इजी. अब मैं टाइम आपको दू 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो कैसे सॉल्व करोगे? मैं आपको मतलब मैं जान लू कि आपको पता चला कि नहीं. एक इक्वेशन से हो जाएगा. एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस टाइम 15 रख दोगे. मैं आपसे पूछू 40 सेकेंड के एंड पे रख दो टाइम इंटरवल. तो 0 से 30 के लिए यहां से, और फिर 30 टू 40. तो यहां आपको 10 रखना है या -20, और यहां 30 रखना है. यहां तो 30 रखना है ना. 30 सेकेंड की एंड पे निकालनी है स्पीड. तो ये तो यही आएगा, बट फर्क यहाँ है. यहाँ 70 की 10 तो इसमें ऐड कर देना, आंसर मिल जाएगा. और एक 10 सेकेंड पे पूछू तो एक इक्वेशन से ऐसे यूट्यूबर्स हाउ से 50 सेकेंड पे 0 टू 30 एंड 30 टू 50. ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या आएगा 20. ओके. -5 सेकेंड का क्या होगा बता सकते हो? ये तो सेम पूछना ही नहीं चाहिए था इनको, पर पूछ लिया है तो डिस्कस कर लेते. -5 पे यहाँ कहीं होगा. ओके. चलिए -5 और ये 0 है, तो टाइम इंटरवल कितना है 5. तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू स्पीड कितनी है 10 टाइम 5 50. और माइनस इसलिए क्योंकि टाइम माइनस, तो ये यहां पर है. ये नहीं बेटा, एक्सेलरेशन नहीं है 0 सेकंड से पहले. नहीं -5 तो -5 ना. -5 मतलब 0 से पहले. जैसे कि इन लोगों ने क्या माना कि 1 बजे को 0 मान लिया, तो जो 12 बजे है उसको हम क्या मानेंगे -1 आर. और जो 3 बजे की उसको क्या मानेंगे +2 आर. तो जो 2 बजे है उसको +1 आर मानेंगे. तो 1 आर पे फोर्स है, बट -1 आर पे फोर्स नहीं है. वो वाला मामला है. ठीक है. चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो मुझे पता चल जाए कि आपको मेथड समझ आ गई है. देखो वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने वैल्यूज बदली है. पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा है. उस पर फोर्स लगा 50 न्यूटन का 0 से 20 सेकेंड के लिए. टोटल 20 सेकेंड की टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगा साउथ में. उसका मास है 10 kg. तो क्वेश्चन इज फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट 30 सेकेंड. 30 पे उसकी लोकेशन निकालो.
करना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही दे दिया है क्वेश्चन। चलो ला लो, एक्सेलरेशन माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक मिनट, कितनों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व पूरा? ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? -1.4, सबका यही आ रहा है कॉमन। ठीक है, देख लेते हैं। एक्सेलरेशन -5। अब 30 सेकेंड के लिए एक फॉर्मूला की दो। हाँ, तो पहले S1 इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, U20 इंटू 20 प्लस हाफ -5 इंटू 20 स्क्वायर 400। सो 400 माइनस 200 इंटू 10 माइनस 1000, सो -600 मीटर। हेलो, तो ये 0.6 है किलोमीटर। ओके, अब S2, तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, u ला लो, बोल U20 बेटा, ये -5 t 10 आएगा ना? हाँ, गुड। सो 20 प्लस -100, तो -80, तो -80 इंटू टाइम 10, तो -800 -0.8, तो टोटल -1.4। ठीक है, आपको डाउट या आप गलती कर सकते हो एक यहां पर और एक यहां पर, यहां आप गलती कर सकते हो बस। बाकी तो कोई मुझे चांस दिख नहीं रहा है गलती का। इफ समझ ही ना आया तो अलग बात है, बट समझ आ गया है, इतना भी कर लिया तो गलती यहां दोनों जगह हो सकती है। यहां फोर्स जहां कंप्लीट हो गया, बंद हो गया जिस टाइम पे, वो टाइम लेना है। और यहां फोर्स बंद होने के बाद जितना टाइम बचा है वो लेना है। फोर्स बंद किस सेकंड पे हुआ? 20 पर। पूछा किस सेकंड पे? तो यहां आपको 20 से लेकर वहां तक जहां तक तुम चले, तो वो 10। ठीक है, तो ये दोनों जगह थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके, इलेवन। इलेवन तो होमवर्क में नहीं दिया था, ट्रक वाला होमवर्क में नहीं दिया था। ओके, हाँ, 11 रीड कर लो, चलो। एग्जाम्पल 11, हाँ, एक्सरसाइज का। भाई एक्सरसाइज का 11 रीड कर लो ना, ये नहीं करवाया है होमवर्क, नहीं, उसमें मैंने पीडीएफ में टिक किया था कि ये मैं करवाऊंगा। 11 टिक रीड कर लो फटाफट से। आपको एक कंसेप्ट याद होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अपने हाथ से रिलीज करते हो, तो आप जिस फ्रेम में हो उस फ्रेम की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर मिलती है, बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहां पर ट्रक t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे रेस्ट पे है। ठीक है, और ट्रक कितने एक्सेलरेशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और इस ट्रक के अंदर बबलू है और बबलू के हाथ में एक स्टोन है। ठीक है, अब ये ट्रक 10 सेकेंड चलेगी, तो 10 सेकेंड के बाद बबलू क्या कर रहा है कि अपने हाथ से स्टोन को रिलीज कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड
आप पहले ये निकालो कि इस ट्रक की वेलोसिटी कितनी है। तो ट्रक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी से निकलेगी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, u0 acceleration of truck is 2 and time is 10. So velocity of truck at the end of 10 second 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ट्रक की वेलोसिटी 20 है, तो बबलू की वेलोसिटी भी 20। बबलू के हाथ में जो स्टोन है उस स्टोन की वेलोसिटी भी 20। तो यहां बबलू और स्टोन भी 20 से जा रहे हैं। अब बबलू ने इस टाइम पे स्टोन को रिलीज कर दिया, तो जब वो स्टोन को रिलीज करेगा तब स्टोन की हालत क्या है? क्या स्टोन रेस्ट पे है कि ऑलरेडी 20 से जा रहा है? हाँ, तो स्टोन की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ट्रांसफर हो जाएगी। क्या स्टोन की वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? नहीं है। जब छोड़ा तब नहीं है, तो उसकी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। क्या ये एक्सेलरेशन ट्रांसफर होगा स्टोन को? नहीं होगा, नहीं होगा। अब आपको क्या पूछा है, कितने सेकंड पे स्टोन का ये बताना है, वो बताना है 11 सेकंड पे। तो छोड़ने के बाद मुझे बताओ स्टोन क्या सीधा नीचे गिर जाएगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से समझाया था उस दिन भी मैंने। तो यहां पर एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड स्टोन यहां है, और एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड स्टोन यहां होगा। और तब स्टोन के पास एक वेलोसिटी इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है जो उसको ट्रक से उधर मिली है, और नीचे की तरफ एक वेलोसिटी आएगी जो ग्रेविटी की वजह से है। तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी है वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। लालू यू वाई 0, ए वाई एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक की एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितनी है, और टाइम गलती से 11 मत लेना क्योंकि वो एयर में 1 सेकंड के लिए है। छोड़ा कब? 10 सेकंड पे। और पूछा कब? तो यहां टाइम 11 की 1 तो आंसर इज -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये। तो स्टोन की नेट वेलोसिटी सीधा एडिशन की छाप रहा, तो अंडर रूट में 20 स्क्वायर प्लस 9.8 स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ स्टोन स्ट्रेट लाइन की पैराबोला? तो पैराबोलिक बात है। और एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ये कितना है? 196। उसका रूट माइनस किया तूने? 22.27। बेटा ये 400 है तो 196 तो आ ही नहीं सकता ना। प्लस 96 496 जैसा आ रहा है, मल्टीप्लाई प्लस है ना बेटा। तो भी चलेगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा स्टोन का 11 सेकंड पे? 11 सेकंड पे स्टोन का है ट्रक में कि एयर में? तो एयर में तो एक की चलती है, किसकी चलती है? ग्रेविटी। तो 9.8। बेटा आपको पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट 5 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 5 सेकंड पे स्टोन कहाँ है? ट्रक में। आपको पूछे एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट 15 सेकंड, तो 9.8। एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट 6 सेकंड, तो जब वो 0 से 10 में पूछे तो 2, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ही स्टोन का एक्सेलरेशन है, और 10 सेकंड के बाद 9.8 है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर चैप्टर नया स्टार्ट करने से पहले रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन में कुछ बचा नहीं है बेटा। आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के इंटू एन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा लालू? म्यू आर इंटू एन, वेर म्यू आर इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब जब इन तीनों की कंपैरिजन होती है, जब इन दोनों की होती है म्यू एस और म्यू के, तो उसमें म्यू एस बड़ा है,
और म्यू के छोटा है। जब इन तीनों की कंपैरिजन होगी तो याद रखना बेटा म्यू एस सबसे ज्यादा है, उससे कम म्यू के है, और सबसे कम क्या है, म्यू आर। जहां पर भी आपको फ्रिक्शन कम करना है ना बेटा, वहां पर सही में ये लोग रोलिंग फ्रिक्शन यूज करते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन व्हील पे लगता है, और व्हील पे फ्रिक्शन इन तीनों में सबसे कम लगता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि इस चेयर को देखो आप, मैं इसको यहां से फोर्स लगा के मोशन करवा रहा हूं, तो आवाज आ रही है, ये फ्रिक्शन की आवाज है, फ्रिक्शन की वजह से है ये। अब यहां पर मुझे इसको बहुत इजीली स्लाइड करना है, तो मैं इनके चारों पहियों पे क्या लगा दू, व्हील्स लगा दू। तो जैसे ही मैं व्हील्स लगाऊंगा, क्या इस का मोशन इतना टफ होगा, ज्यादा टफ हो जाएगा कि इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहां पर रीजन आप इतना मान लो कि जब कोई चीज रोल करती है तब उसका सरफेस के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ किसी एक दो पॉइंट का होता है, सिर्फ किसी एक दो पॉइंट का। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी किसी सरफेस पे ब्लॉक को रखो तब होता है। इसमें एक दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है कि बहुत सारे, बहुत सारे। इस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है, और यहां ये चैप्टर 6 में भी आएगा, और सही में तो ज्यादा अच्छे से वही समझ आएगा। ये दो चैप्टर में दिया है, इसलिए मैं आपको ऐसा ना लगे कि बाकी रखा सर ने, इसलिए अभी ले रहा हूं। बाकी चैप्टर 6 समझने के बाद ये ज्यादा अच्छे से समझ आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर ये व्हील ऐसे घूमेगा, तो व्हील रोटेट होगा, आगे तो जा ही रहा है बट रोटेट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कहां जाने की टेंडेंसी है या कहां जाएगा, जैसे व्हील ऐसे घूमेगा, ऊपर तो बाद में जाएगा, बट अभी इस टाइम का फोटो खींचो और पूछो इसके तुरंत बाद ये पॉइंट कहां जाएगा, तो इस साइड जाएगा। तो इसकी जाने की टेंडेंसी पीछे है, तो इस पे जो कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, आगे। और ये कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब भी आपको सही में फ्रिक्शन कम करना है तब हम किस फ्रिक्शन का सहारा लेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन का। तो रोलिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए कि कम करने के लिए, कम करने के लिए। इतना इसमें याद रखो, और इसका ये फॉर्मूला है बस। ठीक है, क्लियर, ओके। अब एक बार चेक कर लो इस चैप्टर में कुछ बचा तो नहीं है। फोर पॉइंट किस में, ये तो बेटा होमवर्क में देख लेना, इसमें डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक, इसमें तो टेंशन ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। हो गया, चलो बेटा टेक्स्ट बुक नोटबुक सब कुछ बंद कर दो, पूरा ध्यान यहाँ पे। देखो अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, वर्क एनर्जी पावर। सही में सीक्वेंस रिवर्स ऑर्डर में है कि वर्क आप किसी ऑब्जेक्ट पे करोगे, अपनी एनर्जी खर्च करोगे, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑर्डर में, हमें ऐसा लगता है कि पहले एक्सेलरेशन आया, पहले डिस्प्लेसमेंट आया, पहले डिस्टेंस आया, क्योंकि समझ पहले हमें डिस्टेंस ही आता है। सीधा कोई वर्क समझाए तो पता ही नहीं चलता है कि वर्क एग्जैक्टली है क्या। बट जो सही ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर में है।
क्या डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक्सेलरेशन आया है कि एक्सेलरेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट है? एक्सेलरेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है? और फोर्स तब लगता है जब तुम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करो और अपनी एनर्जी खर्च करो। तो सही में जो सीक्वेंस है वो है चैप्टर 5, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 2 एंड 3 दोनों, क्योंकि दोनों मोशन है। चैप्टर 2 कौन सा है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। तो दोनों में एक जैसा ही वेलोसिटी और वो सब। अब यहां पर चैप्टर 5 में हमें इसका आंसर मिलेगा कि फोर्स के पीछे का रीजन क्या है। चैप्टर 4 में हमें इसका आंसर मिला कि एक्सेलरेशन के पीछे कौन है। तो एक्सेलरेशन का रीजन है फोर्स, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है। तो इस चैप्टर में हमें यह पता चलेगा कि फोर्स का रीजन कौन है, फोर्स का कॉज कौन है। तो फोर्स का कॉज ये तीन लोग हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले मैं क्लियर कर दूं, हम रूटीन लाइफ में जिसको वर्क समझते हैं, फिजिक्स उसको वर्क नहीं समझता है। फिजिक्स का वर्क कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप ऐसा बोलो कि सर मैं दिन का 1.5 घंटा पढ़ाई करता हूं, सर मैं बहुत काम करता हूं, क्योंकि अभी 1.5 घंटा आपको ज्यादा लगेगा, करनी चाहिए 5-6 घंटे, बट 1.5 घंटा आप काम कर रहे हो तो कि सर मैंने पूरा दिन का 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी किया, सर मैं बहुत काम करता हूं। तो फिजिक्स इस काम को काम नहीं गिनता है। आप ऐसा बोलो कि सर मैं इस व्हाइट बोर्ड को सुबह से धक्का मार रहा हूं, मैं 10 घंटे से सर इसको धक्का मार रहा हूं, बहुत एफर्ट किया, बोर्ड हिला नहीं अलग बात है, बट सर मैंने मेरा एफर्ट 10 घंटे का है और 10 घंटे से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, सर भूख लगी कुछ खिला दो, बट मैंने काम बहुत किया है। तो फिजिक्स इसको काम नहीं मानता है। आपको इतना तो पता होगा कि जो वर्क है उसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, वैसे ही जीरो हो गया। तो यहां पर वर्क डन का रिलेशन फोर्स के साथ साथ किसके साथ है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब मैंने ये पढ़ा है कि बेटा इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन इज जीरो। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा अपने घर गया, होमवर्क कर रहा था, उसके पापा काम से आए और थके हुए, मम्मी ने पानी का ग्लास दिया कि थक गए होंगे। बच्चा बोल रहा है क्या पानी का ग्लास दे रहे हो, पापा ने कुछ काम ही नहीं किया है, आज ही सर ने पढ़ाया कि वर्क डन बाय पापा इज जीरो। मतलब वर्क डन पापा इज जीरो मतलब पापा घर से निकले सुबह, रात को घर पे वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पापा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पापा जीरो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पापा जीरो, तो वर्क डन बाय पापा जीरो। इसका मतलब पापा ने कुछ काम नहीं किया है। बेटा जो पढ़ी उसको, एक तो थके हुए आए थे और आके बोल रहा है पापा ने कुछ काम ही नहीं किया है। तो मतलब ये है कि वो काम अलग है और फिजिक्स का वर्क को देखने का नजरिया अलग है। तो फिजिक्स को वर्क बस उससे वो रिलेट करता है कि तुमने फोर्स कितना लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और एंगल भी इसमें अब रिलेट होगा। जो तुम्हारे 9th में एंगल नहीं था, एंगल का जो यहां पर एंगल है वो आज अंदर रिलेट हो जाएगा। तो वर्क फिजिक्स का और हमारा दोनों का सेम सेम नेचर है कि पूरा ऑपोजिट है? पूरा ऑपोजिट है। कोई ऐसे मतलब दादागिरी करे और वो करे, कोई बोलता है पावर कोने दिखाड़े थे, तो बेटा वो पावर अलग है और है ये पावर अलग है, ठीक है। तो यहां हम 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। कौन सी? वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले ही मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वर्क और एनर्जी सेम सेम जैसे है। वर्क से एनर्जी मिलती है और एनर्जी से वर्क होता है। पावर तो थोड़ा सा अलग है, रिलेट तो इनसे ही होगा बट वो थोड़ा सा अलग है। ये दोनों तो एक ही है वैसे, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट जूल है, दोनों के ऐसा यूनिट्स। तो इतना समझ लो कि तुम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी में हमारे लिए दो मेन एनर्जी है इस चैप्टर में, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं वर्क स्टार्ट करूं उससे पहले एक टॉपिक वेक्टर्स का पढ़ा दूं, क्योंकि उसके बिना मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में एक मल्टीप्लीकेशन आज हम देखेंगे। तो जब हम किसी वेक्टर को
बेटा स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो याद रखना हमें वेक्टर ही मिलता है। तो क्या सर एग्जाम्पल मतलब 3 इंटू वेक्टर है। तो जब मैं वेक्टर ए को 3 एक नंबर है, स्केलर नंबर, उससे मल्टीप्लाई करूं तो ये जो 3a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर से 3 टाइम्स हो गया और उसकी डायरेक्शन वही रही। लालू पढ़ाया था वेक्टर्स में, जैसे वेक्टर ए 10 न्यूटन है सपोज और नॉर्थ साइड है, बेटा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3a क्या होगा और किस साइड होगा, वो समझाया था ना, जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव से करो तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा बट डायरेक्शन चेंज, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज की ऑपोजिट अपोजिट हो जाएगी। तो यहां पर आप जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वन टाइप ऑफ वेक्टर ही मिलेगा। ये हमारा हो गया है। दूसरा मल्टीप्लीकेशन है जब दो वेक्टर को तुम मल्टीप्लाई करो और तुम्हें आंसर मिले स्केलर, होता है और हो सकता है। तो हमने मल्टीप्लाई किसको किया, दोनों वेक्टर्स को, बट आंसर क्या मिला, स्केलर। तो ये पॉसिबिलिटी है और ऐसे टाइप के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो आज पढ़ना है हमें। तो डॉट प्रोडक्ट से होगा क्या, दो वेक्टर से हमें क्या मिलेगा, स्केलर। तो हम मल्टीप्लाई दो स्केलर सॉरी दो वेक्टर्स को ही करेंगे बट दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा क्या, स्केलर। और तीसरा प्रोडक्ट जो चैप्टर 6 में आएगा उसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हमें एक नया वेक्टर ही मिलेगा, अलग ही वेक्टर जो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और उस सब में आएगा। तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज मैं कौन सा करवा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है लालू स्केलर प्रोडक्ट, और उसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आज के लेक्चर में अंदर अंदर बातचीत ज्यादा हो रही है, बेटा आता हो ये टॉपिक तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बता के आगे बढ़ जाऊं। आता है ये टॉपिक, आता है सबको? तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। ये दोनों हम यूज करेंगे। तो टॉपिक स्किप करो, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क। तो वर्क इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी और वर्क को डिफाइन करने के लिए ही हमें स्केलर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी थी। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, दिस थ्री आर स्केलर क्वांटिटीज। मतलब ये चैप्टर में जितनी भी क्वांटिटी मैं करवाऊं वो सब स्केलर क्वांटिटीज है और उन सब को डिफाइन करने के लिए, उन सब के फॉर्मूले के लिए डॉट प्रोडक्ट की जरूरत है। विदाउट डॉट प्रोडक्ट इन तीनों को तुम डिफाइन नहीं कर सकते और इनको समझ भी नहीं सकते। तो डॉट प्रोडक्ट अगेन, दो स्केलर से वेक्टर मिलता है कि दो वेक्टर से स्केलर मिलता है, दो वेक्टर। तो यहां पर चैप्टर 4 में फोर्स आया, मोमेंटम आया, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर है। चैप्टर 3 में वेलोसिटी, चैप्टर 2 में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर है। तो यहां चैप्टर 2 और चैप्टर 4 उसमें से दो क्वांटिटी उठाई इन लोगों ने। चैप्टर 2 में से डिस्प्लेसमेंट उठाया और चैप्टर 4 में से फोर्स उठाया और बोला कि इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमें वर्क मिलेगा। तो वर्क डन इज बेसिकली एफ इंटू डी नहीं है,
इसको आपको बोलना है ऑलवेज एफ डॉट डी। डॉट मतलब आप यहां पर क्लैरिफाई कर रहे हो कि ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इनके बीच में कोई और प्रोडक्ट हो रहा है और उस प्रोडक्ट का नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो यहां फॉर्मूला है वर्क डन का W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और अब उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे एक्सटेंड करो तो ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो एफ डॉट डी को हम एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो बस यही है वर्क डन। अब वर्क डन के डिफरेंट केसेस, मैग्नीट्यूड, और वो हमें डिस्कस करना है, बट उससे पहले मैं तो आपकी तरह स्किप नहीं कर सकता, करवा रहा हूं टॉपिक। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या आया, ए बी कॉस थीटा। तो हमारे पास यहां दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की ताल से ताल मिल रही है, तो ये एंगल थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब पहले इन दोनों को डिफाइन कैसे करते हैं, तो हमें ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना है, जितना जरूरी है फिजिक्स के लिए कि जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूं, डॉट मतलब ऐसे डॉट लिखूंगा मैं, और ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो इससे मुझे आंसर मिलेगा ए बी कॉस थीटा, वेर ए, तो कि ए कौन है, तो ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वो वेक्टर ए नहीं है। बी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा is angle between these two vectors, वेक्टर A एंड वेक्टर B, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो भी चलेगा कि A डॉट बी इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू व्हाट, कॉस थीटा। ये है उसका परफेक्ट फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला ही उसकी डेफिनेशन है कि A डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। जल्दी से बोलिए, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, बी थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दूसरा एक वेक्टर है वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, और उनके बीच का एंगल 60 है, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन इज फाइंड ए डॉट बी। बहुत आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतनी टफ है ही नहीं इसकी। तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। बोलो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल, तो 20 इंटू 10 200 कॉस 60, तो आंसर इज, तो कि सर इससे हुआ क्या, तो इससे ये हुआ कि जो नई क्वांटिटी मिली सी, सी इज ए बी कॉस थीटा, एंड दिस सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ए डॉट बी करने से हमें जो यहां पर नया मिलता है, वो नया कौन है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर है। तो जब भी आपको दो वेक्टर से स्केलर चाहिए, तो आप कौन सा मल्टीप्लीकेशन प्रेफर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और उसका फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। ओके, और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, ध्यान से देखते जाओ, आपको कंपोनेंट्स करना आता होगा। तो मैं यहां पर ए डॉट बी को ऐसे लिख रहा हूं, ए इंटू बी कॉस थीटा, कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको एक ब्रैकेट में ले लिया है, और यहां मैं ए डॉट बी को लिख रहा हूं बी इंटू ए कॉस थीटा। अब देखो, ये क्या था लालू, हमारा वेक्टर है, ये क्या था, वेक्टर बी, और ये एंगल थीटा। चलो मुझे ए को रिजोल्व करके बताओ, सारे बच्चे अभी ये तो कर सकते हैं कंपोनेंट्स। ये क्या आएगा बेटा, ए कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, ओके, तो हमें साइन थीटा में तो जाना ही नहीं है,
अब ध्यान से ये देख, a cos थीटा इज, जो लिख रहा हूं वो देखना, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along direction of vector b. A cos theta is what? Component of vector a along डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. मतलब a cos थीटा ये जो भी है वो इसका कंपोनेंट है और उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है? b के अलोंग. इसका दूसरा नाम आप ये भी लिख सकते हो, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग वेक्टर b. तो एग्जैक्टली मैं a डॉट बी cos थीटा को ऐसे डिफाइन करूंगा, देखिए ध्यान से, b इंटू a cos थीटा, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of b and component of a vector a along direction of vector b. अब इसको वर्डिंग्स में डिफाइन कर सकते हो ऐसे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सीधा यही क्या है? डॉट प्रोडक्ट a डॉट b. बस वहां तू खुद से बता क्या करेगा. ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, बोलो किसके टुकड़े करेगा? b के. तो तुमने b को उठा के a के अलोंग रिजॉल्व कर दिया, तो b का ये कंपोनेंट क्या आएगा? बहुत बढ़िया, b cos थीटा. और ये कंपोनेंट जिसकी जरूरत है कि नहीं है, तो b sin थीटा को हटा दो. तो चलो बोलो कैसे लिखोगे आप इस फॉर्मूले को? यहां से उठा के बोल, इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a. बस यही है डॉट प्रोडक्ट. तो मैं यहां पर इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके चिपका सकता हूं. यहां पे b की a हो जाएगा, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a, यहां पर कंपोनेंट ऑफ b along द डायरेक्शन ऑफ, हाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a. इजी? चलेगा? हाँ तो b नीचे आएगा ना थोड़ा. यहाँ एक बात समझ, जब भी कोई दो वेक्टर्स होंगे और उनके बीच में कुछ एंगल होगा, तो उन दोनों को एक दूसरे पे प्रोजेक्ट कर ही सकता है. क्योंकि किसी, जैसे कि ये डायरेक्शन x है, ये y है और ये वेक्टर a है और उसका x से एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट a cos थीटा और ये कंपोनेंट, ये तो हम बोलते हैं कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट. बट मान ली ये वेक्टर है और उस वेक्टर की इस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है. अब ये डायरेक्शन कौन सी? नहीं x नहीं y है, बट डायरेक्शन कोई तो है. तो इसका इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट a cos थीटा. और यहां बस मैं ये कहना चाहता हूं, तो एक्स वाई को देखना नहीं है हमें, तो सिर्फ कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है उसके अलोंग. तो a डॉट बी का आंसर बोलो. एक ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b. और यहां से बोलो वेक्टर a इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a. ओके, अब यहां पर कुछ सिंपल केस देख लो. फर्स्ट बेटा, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? बेटा पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, सबको पता होगा, 0 डिग्री. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 थीटा 0 कॉस 0 1 और ए बी इंटू 1 ए बी, तो आंसर इज ए बी. ओके, अब इसी से मैं ये पूछता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइंड
ए डॉट ए, खुद का खुद के साथ डॉट, ए स्क्वायर, खुद का खुद के साथ एंगल कितना होता है 0, एक्स का एक्स के साथ एंगल, वाई का वाई के साथ, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं इस फॉर्मूले को ए कॉस 0, तो बोलो कॉस 0 1, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो याद रखियो लालू ए डॉट ए इक्वल्स टू, तो यहां से ऐसा भी हो सकता है ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए, एमसीक्यू में आता है ऐसा कुछ, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए डॉट ए, और डॉट निकालोगे तो कॉस थीटा की साइन थीटा, डॉट निकालोगे तो कॉस थीटा। बेटा बी डॉट बी पूछे तो सी डॉट सी, ए टू जेड है पूछने के लिए, जेड डॉट जेड, जेड स्क्वायर। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एंगल कितना ला लो 90, और ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 तो आंसर 0। तो याद रखियो जब भी कोई वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से तो उनका डॉट फिक्स है, क्या आने वाला है 0। ठीक है, यहां से याद रखने वाली और बातें, आई डॉट आई, अगेन फंस गए, कोई बच्चे 1 बोल रहे, कोई 0 बोल रहा है, कोई आई स्क्वायर बोल रहा है। हाँ लालू ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी आई डॉट आई, और आई क्या है, तो सर मैं सर आई गैप है क्या यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 स्क्वायर 1। नहीं समझ आया तो मैं डिटेल में करो, देखो बेटा ऐसा होता है आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, बोलो आई का मैग्नीट्यूड कॉस 0 सर 111, 1 इंटू 1 इंटू 1, चल लालू जे कैप डॉट जे कैप, के डॉट के 1, ठीक है, आई डॉट जे 0, क्योंकि इसको तुम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे सर आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, आई एक्स और जे 90 होगा ना, कॉस 90, चल लालू जे डॉट के डॉट आई, बेटा कोई दूसरा गैप दिखे ना डॉट में, आंसर ओके। जीरो की 1, थैंक यू। कौन है नहीं पता, ये कौन सी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है पता, हाँ बट दोनों जेड जेड है तो आंसर 1। वन इजी, बोलो ठीक है। चलो डॉट प्रोडक्ट का और एक फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल्स टू, और क्या हो सकता है देख लेते हैं। वेक्टर के पास मैक्सिमम कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी के पास भी 3 हो सकते हैं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
चलो लालो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब ए कौन है, तो क्या ये रहा, और बी कौन है, तो ये रहा। ए को उससे प्यार है तो साथ में आ गया, रफ कर देता हूँ, डॉट वरी। चलो अब इनका डॉट करना है, बी भी आ गया, ओके, ज्यादा ही लगा हुआ है। बेटा ए और बी के बीच में इंटू है कि डॉट है, कभी भी इसको इंटू मत बोलना वरना चिंटू बना दूंगा। तो ये ए इंटू बी है कि ए डॉट बी है, हाँ एक अलग प्रोडक्ट है ये पूरा। चलो डॉट स्टार्ट करते हैं, कितना 9 डॉट करना है, 9 आई कैप का डॉट इन तीनों के साथ, जे डॉट इन तीनों के साथ, के डॉट इन तीनों, वो मल्टीप्लीकेशन आता है ना आपको ये, हाँ वही करना है। उठा दे चलो इसका डॉट इसके साथ, एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, क्या होगा। हाँ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होगी, सुन 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 गाँव वाले, देख 2 आई कैप डॉट 4 आई कैप, ठीक है, तो इसका आंसर ही होगा 4 2 8 आई डॉट आई। तो कैसे 2.4 क्या होगा लालू, 2.4 थोड़ी करना है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स में होगा, ये तो नंबर है, तो 4 2 हाँ आई डॉट आई कितना होता है, यार 8 इंटू 1 1, अब बताओ वहां आंसर क्या आएगा, एक्स। चलो बेटा इसका डॉट इसके साथ, एक्स बी वाई 0 मतलब 0, इसका डॉट इसके साथ, ओहो, इसका डॉट इसके साथ जे, मजा आता है नहीं ऐसा, जे डॉट जे ए वाई बी वाई प्लस 0 ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी का दूसरा फॉर्मूला आपके समक्ष हाजिर है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी। बहुत बढ़िया। ए एक्स कौन है, ए वाई बी एक्स बी जेड, ओके। एग्जाम्पल करते हैं, वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर बी 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। बेटा क्वेश्चन इज फाइंड ए डॉट बी। बहुत फालतू है, करो यार, आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस 21 प्लस 16 47, यूनिट क्या है पता नहीं बट यूनिट, हेलो ओके। चलो ये सॉल्व करो, ट्वेल्व प्लस 30 प्लस 48, तो गलत है ये, आएगा आई के साथ लालू, ये थोड़ा बदल गया, बोलो 24 प्लस
15 प्लस 48, ठीक है? अरे ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, आपको एक वेक्टर दिया है, नहीं सॉरी दो वेक्टर दिए है और पूछा है कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, थीटा। अब जब भी क्वेश्चन आगे से एंगल का है, एंगल का क्वेश्चन कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट सबसे इजी रहेगा आपके लिए, यूज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए, उसमें एक फॉर्मूला ये रहे, दोनों लिखे हैं। तो इसमें एंगल कौन से फॉर्मूले में, तो यूज ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। चलो तो यहां पर फॉर्मूला यूज करो, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। चल बेटा यहां से कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। एक बार बच्चे ने कैंसिल कर दिया और बेटा फॉर्मूला ऐसा बचा था, और डरावना लग रहा था फॉर्मूला, साला ये उड़ा दिया और बी भी उड़ा दिया, और बचा एरो डॉट एरो। ये दोनों एरो ही सोच रहे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एरो स्क्वायर। प्लीज बेटा ऐसा बचपना मत करना, अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो। पहले ए डॉट बी डॉट करना आता है, अभी सिखाया, तो इनका डॉट करो। पहले 15 प्लस 16 माइनस 15, ओके डिवाइड बाय, सुन ए फॉर एप्पल की मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? 3 प्लस 4 माइनस 5 की छापरा, तो अंडर रूट 9 प्लस 14, अरे 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25, हाँ तो 50, अभी 50 लिख रहा हूं। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाँ तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 50, तो ये रूट 50, ये हट, तो 16 बाय रूट 50, रूट 50 बेटा ये प्लस थोड़ी है बेटा, दो दो हाथ लेके चलना पड़ा है मुझे, कभी भी फेल हो सकता है। 16 बाय 50, 8 बाय 25, 0.32, ओके। ये एंगल नहीं है, ये कॉस थीटा है। अब एंगल कैसे लाओगे, टेबल पता है, ओके। बट एक मिनट सुनो सुनो, आपको जो बोर्ड में टेबल गिवन होगा उसमें नेचुरल साइन होता है और नेचुरल टेंजेंट होता है। उनका लॉग टेबल थोड़ा सस्ता वाला है, तो वहां कॉस नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। तो बट मैंने सिखा चुका हूं मैं कि भाई एक से सारे मिलते हैं, तो पहले एक काम करो ना, कॉस थीटा ये है, तो यहां से साइन थीटा मिलेगा, कैसे 1 माइनस कॉस पर, दोनों मेथड देख लेते हैं बेटा। चलो जो क्या था भूल गया, कॉस थीटा है क्या, हाँ तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, हाँ तो 1 माइनस 0.32 का स्क्वायर, 0.1024, 1 माइनस ये करो, 1 माइनस ये, एक मिनट बेटा 0.32 का स्क्वायर सही में यही आता है ना, 1 माइनस करो,
876 और उसका रूट करो 974। अब साइन के टेबल में मिल जाएगा, देखो तो कितना आ रहा है। सेवेंटी एग्जैक्ट 71 डिग्री 20 मिनट 2 मिनट्स। हाँ तो 18 + 2 होगा ना। टेबल से आपको ये आंसर मिलेगा। और देखो अब एक मिनट, ये मेथड 1 थी बेटा, अब हम क्या थोड़े बड़े हो चुके हैं और दिमाग भी है थोड़ा सा हमारे पास, तो एक काम करते हैं, cos थीटा 0.32 आया, तो मैं इतनी सारी मेहनत नहीं करूंगा, cos थीटा को sin 90 - थीटा लिखूंगा और साइन के टेबल में ही 0.32 चेक करूंगा। 0.32 देखो साइन के टेबल में, साइन के टेबल में कन्वर्ट किया ही नहीं मैंने, सिर्फ cos को sin 90 - थीटा लिखा है। 18 डिग्री 40 मिनट, तो बेसिकली ये थीटा नहीं है, ये 90 - थीटा है। 18 डिग्री 40 मिनट, सुनो सुनो, सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री 40 मिनट्स। बेटा 90 डिग्री को मैं 89 डिग्री 60 मिनट्स लिख सकता हूं। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, 89 + 1 90 माइनस 18 डिग्री 40 मिनट्स, करो सब्ट्रैक्शन, 71 डिग्री 20 मिनट्स। ये इजी रहेगा सर, ये करो कि वो करो, पता चलना चाहिए सर। हाँ इजी रहेगा। ये नहीं समझ आया? हाँ हाँ हेलो करिए। जितना चला पूरा सब। હા ના ના આપશે તો પૂછી લેજો સ્કૂલ સ્કૂલ પ્રમાણે, અમુક જો સ્કૂલ જોડે જ ના હોય તો સ્કૂલનો કોઈ પણ ડાઉટ હોય સ્કૂલમાં પૂછી લેવાનો એકવાર. હા 7 ના ચેપ્ટર 1 to 4 1 થી 4 एक क्वेश्चन लिखो सब लोग रफ में। करो ये सॉल्व। રૂલ્સ ફોર સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ બધું જ, વેલોસિટી, એક્સેલરેશન, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, પોઝિશન વેક્ટર બધું જ આમાં છે ચેપ્ટર। આખું મોશન ઇન 2D।
વાંધો નહીં ટૂંકમાં આ જ છે. देखना पड़ेगा, कर लेते हैं सॉल्व. 6.8. ओके, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0. तो a डॉट बी इक्वल्स टू 0. ओके, करो डॉट प्रोडक्ट इनका. 6 इंटू 4 24 प्लस 8 इंटू 3 24 माइनस 7 अल्फा इक्वल्स टू 0. तो 7 अल्फा इक्वल्स टू 48. तो अल्फा इक्वल्स टू 48 बाय अप्रोक्स 7. 6.85 तो अप्रोक्स 7. बेटा डॉट प्रोडक्ट में एक खासियत है कि वो ए डॉट बी करो कि बी डॉट ए करो, दोनों का आंसर सेम आता है. इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं कि कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मतलब ए का कंपोनेंट बी पे करो कि बी का कंपोनेंट ए पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दूसरा, ए डॉट बी प्लस सी है तो अब इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आराम से लिख सकते हो. जब किसी स्केलर के साथ आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर इज नॉट डिफाइंड. डॉट प्रोडक्ट सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच में होता है. तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है तो यहां पर दोनों क्या होने चाहिए, वेक्टर्स, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. ये ट्राई करो, नहीं हो तो फिर तो मैं करवाऊंगा ही. सोचो थोड़ा सा, हो जाएगा आराम से. एग्जैक्टली पूछा गया है आपको कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो ए कॉस थीटा पूछा है कि बी कॉस थीटा. हाँ गुड, तो आपको पूछा है बी कॉस थीटा. हाँ चलो गया. देखो ये आंसर है बी कॉस थीटा. अब कॉस थीटा को क्या मैं ए डॉट बी अपॉन ए बी लिख सकता हूं. अब भी करो इक्वेशन. मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी अपॉन ए बी. ये बी कैंसल, तो ए डॉट बी अपॉन, करो इन दोनों का डॉट. 50 डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 50 पाई रूट 2. करो ये सॉल्व.
कैलकुलेटर से करो ना। सेवन पॉइंट 9112 ओके। करो ये करो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ए cos थीटा ए इंटू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए उड़ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी, तो 56 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट, ये सॉल्व करो, 5.94 ठीक है। टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक चैप्टर 5, टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, एफ ऑन डी, मतलब ये लोग ने पूछा क्या है आपसे, एफ कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो एफ डॉट डी अपॉन एफ डी, एफ एफ कैंसल, एफ डॉट डी अपॉन डी, एफ डॉट डी 16 और डी कितना आ रहा है, डी का मैग्नीट्यूड √50 मतलब 16/5√2 इजी। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, उसको आप ए कॉस थीटा लिख सकते हो, और दूसरा कॉस थीटा की जगह ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट बी अपॉन बी। अब ऑप्शंस में कभी कभी बच्चे ए कॉस थीटा ढूंढ नहीं पाते, ये भी नहीं होता है, बट हाँ ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखना थोड़ा सा। वेक्टर बी अपन उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका यूनिट वेक्टर, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये तीनों आंसर सही है। और सेम वैसे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो इसका आंसर बी कॉस थीटा या ए डॉट बी अपॉन ए या ए कैप डॉट बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट ए कैप, क्योंकि चलता है डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी या बी डॉट ए, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। आपको चैप्टर 5 की नोट्स मिल गई है, अभी है, हाँ तो निकालो चैप्टर 5 की नोट्स।
तो होमवर्क में चैप्टर 4 उसके एग्जाम्पल 7, 8, 12, एक्सरसाइज 10, 11 और चैप्टर 5 नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 1 to 11 इतना होमवर्क में लिखना है, ठीक है। और ये जो मैं पीडीएफ भेजू उसमें से आपको सिर्फ जो डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स मैंने करवाए वो एग्जाम्पल सिर्फ नोट डाउन कर लेना। ये पूरी पीडीएफ फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जितने एग्जाम्पल्स है वो सिर्फ एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ना तो नहीं लगता मंडे मतलब मंडे दिखाओगे ना ये। हाँ तो मंडे, संडे नहीं दिखा, संडे के लिए नहीं है। संडे को लेक्चर 11:32 1 और एग्जाम जेडब्ल्यू नीट की चैप्टर सिलेबस में 1 to 4, टाइमिंग 7 to 10 होगा या 1 to 4 होगा। हाँ मतलब दोनों में से एक होगा, जनरली यही रखते हैं हम, ठीक है।